मैं दुनिया का वो आदमी हूँ, मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि जिसके बगैर मुशायरा हो ही नहीं सकता। अब तो रहे नहीं, हमारे अटल जी ने भी मुझसे लखनऊ में सुना था, लालजी टंडन के घर पे जी वो जी आके जी, कि मैं ताजमहल मेरे मुल्क की पहचान नहीं है, जी कुतुब मीनार मेरे मुल्क की पहचान नहीं है। जी। मेरी मुल्क की शनाख्त और मेरी अजमत, मेरी शान जो है वो गंगा है। और अब जो केस हमारा अदालत में है, जी। हम उस पर कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। किस जगह आग लगाना है, हवा जानती है। तो हुजूर आला कुक स्पीक्स की तरफ से मेरी दावत, जनाब मंजर भोपाली साहब। आदाब, आदाब नमस्कार। मंजर। आपके घर की, आपकी छत की इतनी तारीफ करी साहब, हम लोग के लिए तो ये एक नज़ारा है, इतनी खूबसूरत नज़ारा है आपका ये बड़े तालाब का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर है कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। क्या बात, मैं क्या तो बात, छोटी सी कुटिया क्या है, बात, क्या ये बात, बहुत मोहब्बतें हैं आप लोगों की, क्या बात, और अल्लाह का करम है, मेरे वालदेन का करम है, मेरे चाहने वालों की मोहब्बतें हैं। क्या बात, क्या बात। और मेरे लिए तो चाहे वो बहुत खूबसूरत जगह हो या मेरे लिए अपना पहला घर हो जिसमें जिसमें हम सब भाई बहन एक कमरे में रहते थे, मुझे तो इससे अच्छा आज भी वही घर लगता है जहाँ से मेरी बुनियादें डली, जी जी जी। जहाँ मेरे बुजुर्ग आके बैठते थे, कैफ साहब, शेरी साहब, क्या ताज बात, साहब। क्या बात। वो छोटे से घर में जो बरकतें थीं, जो मोहब्बतें थीं, वो इस बड़े घर में या इस खूबसूरत घर में मुझे वो मज़ा नहीं आता। क्या बात, क्या मंजर भाई, आपकी पैदाइशी महाराष्ट्र में रही, अमरावती की। जी, मेरी अमरावती में मेरी पैदाइश हुई थी 1959 में। हाँ। जी जी जी। और वहाँ से फिर हम लोग तालीम के सिलसिले में, वालदा साहिबा बचपन में ही, गोद में ही जब मैं था, तो उसी वक्त यहाँ ले आए थे। तो जब से हम लोग भोपाल में अपने मामू के साथ, यूसुफ अली साहब जो रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी में, उनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने तालीम हासिल करी। और मेरे भाई, दो भाई थे, एक राशिद भाई और एक साजिद भाई जो दूरदर्शन में है। और वालदेन ने बहुत काम किया, मेरी वालदा ने एजुकेशन में बहुत काम किया, जी स्कूल जी जी। खोले और बहुत लोग बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। निखात ताहिरा। ताहिरा निखत, जी हाँ। जी। आपके जो वालिद थे, जी वो उन्होंने आर्ट और उर्दू और लिटरेचर के लिए बहुत काम किया, और आपकी वालिदा एजुकेशनिस्ट रही। आपके ग्रैंडफादर दादाजी एक हकीम थे, जी हाँ। नामी हकीम थे। जी। तो घर का अगर माहौल देखें तो बड़ा दुरुस्त था एक अच्छी शैली के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो क्या ये लिखने की जो सुकूनियत या लिखने का जो शौक आपने हासिल किया, क्या ये फैमिली एटमॉस्फेयर बड़ा सूटेबल था आपके लिए? देखिए, मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरे दादा, जब मैं अचलपुर में था या जाता था, जब तो मैं तो छोटा ही आ गया था, जब मैं छुट्टियों में अम्मी लेके जाती थी या वालदा वालदा हमें अपने वतन लेके जाती थी अमरावती, तो वहाँ के ठीक ठाक जागीरदारों में उनका यानी शुमार होता था। जी तो वहाँ के मशहूर लोग, चाहे वो गाने वाले हों, शायरी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, यानी लिटरेचर से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, लेक्चरार, मास्टर, सब हमारे दादा के दोस्तों में हुआ करते थे। और एक शाम में बैठक होती थी जहाँ बहुत ही सलीक़ेमंद गुफ्तगू होती थी। वहाँ इतनी सियासत नहीं थी, वहाँ सिर्फ अदब था, मोहब्बतें थीं। कभी अनीस को पढ़ा जाता था, कभी दबीर को समझा जाता था, कभी गालिब के बारे में होती थी। मुझे याद है कि चकबस के बारे में भी कभी कभी उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, कभी प्रेमचंद के बारे में गुफ्तगू हो रही है। तो हमारा जो ददिहाली माहौल था वो बहुत ही अदबी था। और वालिद को मेरे कम से कम 1000 से 1500 शेर याद थे अरे बाप, असातिज़ा के। क्या। तो वो गुफ्तगू के दौरान ही, दरमियाने गुफ्तगू, कई शेर सुना देते थे लोगों और को। आपकी क्या उम्र रही होगी उस वक्त? मैं जब भोपाल आ गया था उस नहीं, जिस वक्त दादाजी के वक्त साथ दादा बैठ। के यहाँ जब जाते थे हम 8 या 9 साल के जाते तो थे। साहब ये तो विरासत में चीज तो मिली है आपको। विरासत में हमने सीखा। बिल्कुल और विरासत जब में यहाँ मिली। भी हम लोग जब अपने वालिद के दोस्तों के साथ रहते थे, क्योंकि भोपाल उस वक़्त, चाहे वो शंकर दयाल शर्मा को हमने देखा, शाकिर अली साहब को देखा, हमने शेरी भोपाली साहब की खिदमत करने का शर्फ हासिल किया, ताज भोपाली साहब के जूते उठाए, कैब भोपाली साहब की खिदमत करी, बासित भोपाली, वे रज़ा रामपुरी तो मेरे उस्ताद ही थे, अख्तर शेरी ख़ान। यानी उस ज़माने में
मैं समझता हूँ कि जितने बड़े लोग थे, शायरी के हवाले से, ड्रामे के हवाले से, कव्वाली के हवाले से, चाहे शकीला बानो हों या और भी कव्वाल हुआ करते थे यहाँ गाने वाले, तो सभी लोगों को हमने देखा भी और उनको किसी ना किसी तरीके से हमने उनकी खिदमतें भी करी। रात रात भर उनको सुनते रहे, बैठ के उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह शायर बैठते हैं, किस तरह शायर गुफ्तगू करते हैं। ये जो काली जी का मंदिर है अब लेडी हॉस्पिटल पे, सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल पे, उसी के किनारे किनारे पूरे शायर गर्मियों के ज़माने में बैठते थे। और वहाँ पे पूरे भोपाल का क्रीम जो उस ज़माने के उस्ताद थे वो आके शाम में 9 बजे बैठते थे और रात के 1-1 2-2 बज जाते थे शायरी पे। किसी एक मिसरे को लेके बहस होती थी या किसी एक शेर पे होती थी। सुबह सुबह भी हो जाती थी, कभी कभी 4-4 बज जाते थे, मगर गुफ्तगू बहुत ही अदबी। कोई यानी आपने मूल धन दे दिया साहब, आपने दादा का जो आपने बोला कि मनोज भाई अदब। देखिए आज की शायरी में आप उन शायरों में से एक हो जो मैं समझता हूँ जिन्होंने वाकई में इस अदब को कायम रखा है। तो मेरे ख्याल से ये तो विरासत मिली मंजर भाई। देखिए भोपाल में अगर आज भी हम देखें तो हमारे पास अभी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी। भोपाल कभी अदब से महरूम नहीं हुआ। भोपाल हमेशा मध्य प्रदेश में, क्या मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एक ज़माना तो ये था कि भोपाल की गज़ल और भोपाल की कविता पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रही होती। दुष्यंत कुमार जो थे उनकी गज़ल पे जितने असरात भोपाल के हैं वो किसी दूसरी जगह के नहीं। यानी वो खुद भी मानते थे और भोपाल वाले भी उन्हें अपनी पलकों पर रखते हैं, आज भी रखते हैं। दुष्यंत कुमार जी का तो खैर ओहदा बहुत ही ऊपर है, बहुत ऊपर है। हिंदी गज़ल के जनक हैं, बुनियादी लोगों में उनका शुमार होता है। और कैसी कैसी शायरी करी है, कितने खूबसूरत शेर कहे हैं उन्होंने। तो ये सब भोपाल के पानी में ही कुछ असर है कि यहाँ पे जो भी आता है, कमज़ोर से कमज़ोर शायर भी आ जाए, कमज़ोर से कमज़ोर गाने वाला भी आ जाए, तो इसका पानी पीने के बाद यहाँ के माहौल में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ के लोगों में की मोहब्बतें पाकर वो इतना बड़ा आदमी होता है कि फिर उसका ज़िक्र अदब में भी रहता है। और क़यामत तक मैं समझता हूँ अगर वो अदब कायम है, वो ज़बान कायम है, तो उसका ज़िक्र रहेगा। बहुत बहुत तारीफ़ करी आपने। जैसे मैंने जिक्र शुरू में किया था कि भोपाल की नमकीन चाय की मिठास है, तो मिठास से भरा हुआ शहर है अपना ये। चलिए अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मंजर भाई, आपका तकल्लुस मंजर भोपाली कैसे पड़ा? आपका नाम है सैयद अली रज़ा साहब। इसकी कोई कहानी या इसका कोई वजह? इसकी कहानी सिर्फ ये है कि क्योंकि हम जब 9वीं 10वीं में थे तो हमें शायरी का शौक़ तो हो ही गया था तकरीबन। हम शायरी कहने की कोशिश करने लगे थे। अपने जहांगीरिया स्कूल में पढ़ता था, ये खालिद भाई जहाँ रहते थे आपके दोस्त, तो उसमें बच्चों के लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था। कभी पोएम लिख के लाओ, कभी कोई कविता लिख के लाओ। तो हम जो भी उस वक़्त लकीरें खींच सकते थे हम खींच लेते थे और उसे हम अपने अब्बा को सुनाते थे। तो अब्बा डांट के बिठाते थे कि यार शायरी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कहाँ लगे हो। अब्बा भी शायर थे? नहीं, शायर नहीं थे वो, तो उनको समझ बहुत थी। नहीं, मैं समझता हूँ कि शेर कहने वाले से बड़ा आदमी वो होता है जो शेर समझे। बिल्कुल है ना, तो वो उनकी शायरी पे पकड़ बहुत थी। आपकी शेर को अगर कोई दात ही ना देगा मंजर भाई तो क्या करो, कोई मतलब नहीं। तो वो उन्होंने कहा नहीं, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, इसके लिए तो खुदादाद सलाहियतें होती हैं, अल्लाह की तरफ से शायर पैदा होता है, तुम अपना काम करो, पढ़ो लिखो बस। जैसे बुज़ुर्गों के रवैये रहे हैं, प्यार से मोहब्बत से उन्होंने समझा दिया, मगर हमारे अंदर कुछ था। और मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा से मानता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है। तो मुख्तलिफ़ फ़ील्डों में अल्लाह मियाँ ने अलग अलग लोगों की ज़िम्मेदारियाँ दी हैं और मुझे भी थोड़ी मोटी ज़िम्मेदारी शायद बचपन में ही दे दी थी, जो बाद में मुझे 13-14 साल का जब हुआ, जब मुझे महसूस होने लगा कि मैं कुछ अलग सा हूँ, फिर मुझे एक फ़रिश्ता सिफ़त शख्सियत मुझे मिल गई। रज़ा रामपुरी साहब जो अहमद जान खतरक़वा साहब के बेटे थे, हाँ उस्ताद हैं, तो मैं उनके साथ लग गया। फिर वो उनकी खिदमत करता रहा। उनके यार देखो तुम पढ़ लो पहले, उसके बाद तुम्हें शायरी का शौक़ है, मैं समझता हूँ, मगर ये अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो भी वो समझाया उन्होंने। मगर वो जुनून था कि जब मैं स्कूल से आऊँ और स्कूल से आने के बाद सीधे उस फुटपाथ पे चले जाऊँ जहाँ शायर बैठते थे। मेरा ना कोई बचपन, मेरा शेर भी है कि इस तरह गुज़रा है बचपन के खिलौने ना मिले, इस तरह गुज़रा है बचपन के खिलौने ना मिले, और जवानी में बुढ़ापे से मुलाकात हुई। क्या बात, यानी हमें पता ही नहीं है कि हमारा बचपन क्या। अच्छा, हमारे ये बताइए मंजर भाई, आप इतने उम्दा शायर रहे और इतने
खूबसूरत रहे देखने में। बचपन में कहीं इश्क का चक्कर तो नहीं रहा कि जब शायरी शुरू करी? नहीं, इश्क से शायरी से कोई मतलब नहीं। नहीं इश्क अलग चीज़ होती है, ये खुदादाद सलाहियत है। नहीं, इश्क इश्क तो फिर जब आप के अंदर अगर शायराना कोई वो है, सलाहियतें हैं, तो वो इश्क आपको सपोर्ट करता है, वो चीज़ें बाहर ला कर रखता है वो सामने। फिर आपके साथ आप तो ऐसा कोई नहीं ऐसा वाकया तो कुछ नहीं हुआ? हमने तो इश्क किया तो अपनी मोहब्बतें हमारी पूरी दूसरे तरीके थी, हमारे हालात इतने ख़राब थे, घर के हालात इतने कमज़ोर थे, नहीं मैं तो खैर तो ऐसी एक मजाक नहीं पूछ मैं रहे बता रहा हूँ, तो हमारा इश्क तो दूसरी तरफ था और इश्क करने की फुर्सत भी नहीं मिली। मैंने कहा ना कि इस तरह गुजरा है बचपन के खिलौने ना मिले बहुत खूबसूरत सा और जवानी में बुढ़ापे से मुलाकात, कि उस ज़माने में बस हमारा वो जुनून था। उसके बाद ये रज़ा रामपुरी साहब जब हमें मिले 13-14 साल की उम्र में, तो फिर हमें सबसे पहले हमने अपना तखल्लुस खुद रख लिया सैयद अली रज़ा बैरागी, क्योंकि हम बाल कवि बैरागी से बहुत मुतासिर थे। तो उनकी कविताएं सुनते थे उस ज़माने में, तो हमने कहा बैरागी हो जाएंगे। वो तो बहुत बड़े कवि थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे वो। बहुत मुश्किल से इस तरह के लोग मिलते हैं, दोबारा दुनिया में आते हैं, तो वो तो अजीब व गरीब शख्सियत थे। उनसे इंस्पायर हो गया आपने बैरागी? हाँ, वो बैरागी जी लिखना शुरू कर दिया, एक दो गज़लें भी छपवा ली उल्टी क्या सीधे बात है, अखबारों में, हाथ पैर जुड़वा के किताब हमारी छाप दीजिए छाप दीजिए। फिर उसके बाद रज़ा साहब ने मिले तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं यार, फिर एक नाम रखना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा पेन नाम रखना है। तो मंज़र भोपाली उन्होंने। तो मंजर क्यों? मंज़र इसलिए कि बिल्कुल उस ज़माने में कोई ऐसा माहौल, यानी इस नाम का कोई शायर था नहीं। ओके। और फिर भोपाल हमारा शहर लेकिन था, भोपाली तो ठीक है, वो तो तो ताज भोपाली भोपाली रहे, इसलिए, कैफ भोपाली रहे, तो उसी हिसाब से उन्होंने असद रखा। हाँ, भोपाली रहे। वो खुद भी रज़ा रामपुरी थे, रामपुर से उनका ताल्लुक़ था, तो उन्होंने कहा तुम्हारा मंज़र भोपाली रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग हैं और इस नाम में कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक चमक है। क्या बात। अच्छा, फिर आपने तालीम में मंजर भाई एमए इन उर्दू किया? मैंने एमए उर्दू में किया, फिर मैं सोचता था पीएचडी कर लूँ, फिर मुझे मौका ही नहीं मिला। एमए मतलब 5 वर्ष आपने पढ़ाई करी जी। तो वो 5 वर्षों में लिखना कायम रहा बाकायदा? देखिए, उस ज़माने में जब मैं एमए कर रहा था 91 या 92 में मैंने एमए कर लिया जी, था, जी, और सैफिया कॉलेज से। जी। और उसके बाद मेरा नाम थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, यानी 87 में मैं पहली बार पाकिस्तान मुशायरे जी हाँ, में जी चला हाँ, गया। आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, और वहाँ से जब मैं आया तो मैंने कहा यार मैं एमए भी कर लूँ, वरना ये मुझे रोक देगा फिर ये मुशायरेबाजी। आपका जीवन का पहला मुशायरा किस उम्र में आपने पढ़ा? मेरे ख्याल से मैंने देवास में पहला मुशायरा पढ़ा था रज़ा रामपुरी साहब के साथ, जिसमें शेरी साहब भी थे, बशीर बस साहब निज़ामत कर रहे थे। क्या बात, क्या बात। और दिल लखनी, उस ज़माने के टॉप के शायर थे, शमीम जयपुरी वगैरह क्या बात। वगैरह वगैरह। तो वहाँ मुझे रज़ा साहब ने जबरन पढ़वा दिया था। मेरे पास 2 ही गज़लें थीं। वो गजल याद एक है? गज़ल थी कि ज़ब्त गम में जो कभी आह निकल जाती है, लोग कहते हैं दीवाना है जज्बाती है। और दूसरी गज़ल थी कि कौन बचाए दामन गम से, दिल की दुनिया आपके दम से, मेरी ख़ता पर ध्यान न दीजिए, होती आई है आदम से। क्या बात, क्या बात। ये 2 गज़लें थीं, उसमें मैं वहाँ पर बहुत कामयाब हो गया था। उसके बाद मुझे वहीं से मुशायरे मिलना शुरू हुए, और पहला मुशायरा जो मैंने पेमेंट का पढ़ा था वो 17 रुपये का पड़ा था। बताइए किस वर्ष की बात? निम्बा हेड़ा का, ये 1976-77 की हाँ, बात हाँ, है। हाँ। रतलाम और निम्बा हेड़ा के पढ़े जी, थे। जी, जी, जी। और उसके बाद फिर मैंने उसी निम्बा हेड़े से, जब मुझे जिन साहब ने मुझे बुलाया था आज से 2-3 साल पहले, मेकश अजमेरी नाम था उनका, जिन्होंने मुझे पहली बार बुलाया था पैसे दे के। जी। जब उन्होंने कहा मेरा जश्न है बेटा, मंजर आपके आ जाएंगे तो मेरी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाएगा, मेरे जश्न में रौनक बढ़ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा यार ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो कहा मैं इतने पैसे दूँगा। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। उन्होंने एक बड़ी रकम मुझे पेशकश की देने की। भाई जब मैंने मुशायरा पढ़ा, और मुशायरा पढ़ने के बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए साहब, मैं आज बहुत से मुशायरे थे आज की तारीख़ में, और मेकश साहब पहली बार आपका एहसान था कि शायद वही 17 रुपये मेरी ज़िंदगी के 17 लाख बन गए। क्या बात, क्या बात। और ये जो आप बड़ी रकम मेरे दे रहे हैं, इसमें से सिर्फ 17 रुपये मुझे दे। क्या बात, क्या बात। यही मेरा आपकी दुआएं हैं, यही मेरा आशीर्वाद है, और ये ज़रूर लेके जाऊंगा मैं 17 रुपये। क्या बात। तो वो बेचारे रोने लगे थे वहाँ पर। तो ऐसा बहुत से लोग होते हैं ज़िंदगी में कि जो आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं कभी कभी। वो आपको चीज़ याद रही? तो वो याद रही।
और अच्छा। याद रखना चाहिए नहीं नहीं, इंसान बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। एहसान जिस आदमी ने आपको पहला ब्रेक जी दिया हाँ, और उस मुकाम पे बैठाया जहां से आप आगे बढ़ पड़े। पाकिस्तान 1987, जी हाँ। जब आपने पढ़ा उस मुशायरे में, पाकिस्तान गए, तो वहाँ कैसा माहौल था साहब? पाकिस्तान जैसे आप गए वहाँ पे देखिए, माहौल। हम लोग जब गए उस ज़माने में मेरे साथ जो शायर थे, उसका पहले मैं आपको जो मुझे याद हैं, खुमार बाराबंकी जी साहब थे, जी। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी बेदी साहब थे, साहब। जगन्नाथ आज़ाद साहब जी थे, जी। कृष्ण बिहारी नूर साहब मेरी थे। साहब तो काफी जाते थे जी पाकिस्तान। हाँ, वो तो बहुत उनकी तो बड़ी इमेज थी वहाँ पे, बड़े और मशहूर थे। बड़े मशहूर थे। और उस ज़माने में ये सब बहुत ही बड़े लोग थे भाई। माहिर लखनवी थे, जी जी जी। और कृष्ण बिहारी नूर थे, मिराज साहब थे, कृष्ण राहत बिहारी नूर उस इंदौरी। जमाने में जी, तो ये बड़े लोग थे। उसमें हम सबसे छोटे मैं था और अंजुम रहबर थी। ओके। और उसके बाद राहत भाई का भी एक नया नया ही मामला था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था उस पर राहत ज़माने भाई में। को उम्र में तो आपसे सीनियर होना हमसे तो चाहिए। सीनियर थे, यानी 5-6 साल 10 साल नहीं, मेरे बड़े ख्याल थे। ज्यादा होना चाहिए मंजर भाई। नहीं, शायरी के अच्छा फील्ड शायद, में, ओके हाँ। ओके जी। तो वो जब, और उस ज़माने में माशाल्लाह शायद था इनका ज़ियाउल हक साहब जी का, जी जी जी, बिल्कुल। 84 में, 87 में। तो वो बड़ी पाबंदियाँ थी शायरी पे, तो हमें लोगों ने बुलाया, समझाया कि देखो यार, तुम ऐसे शेर मत पढ़ना। सब ने मीटिंग करी हम लोगों के साथ, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग शायरों ने, कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, दोनों मुल्कों की मोहब्बत की बात करना। अब हमारे पास जो शायरी थी वो इस तरह की थी ही नहीं। अब वहाँ जाकर आप मुझे बता रहे हैं, अगर मैं 2-4 शेर कह भी लूँ तो वो इतने अच्छे हो नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार, अपने पास जो कुछ है अपन तो अपना परफॉर्मेंस देंगे। आशूर ऑडिटोरियम में मुशायरा हो रहा था और मैंने शेर पढ़ना कुछ और चाह रहा था मैं, मगर मेरी ज़बान से निकल गया यही जो आपने शेर पढ़ा अभी, ये कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है, आंधियाँ जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है, आप सच बोल रहे हैं तो पशेमां क्यों हैं, ये वो दुनिया है जो अच्छों को बुरा जानती है। क्या बात। इस तरह के शेर मैंने पढ़े। फिर उसके बाद तो फरमाइश होना ही थी, बहुत खूबसूरत अंदाज से मैं उस ज़माने में पढ़ता था। आप तो लेकिन एक चीज और बताइए मंजर भाई, आप पढ़ते कम है, तरन्नुम ज्यादा रहता है। हाँ, तरन्नुम से तो हमेशा ही पढ़ा मैंने, हमेशा। तहत में पढ़ा ही नहीं। उसकी उसकी वजह। उसकी वजह मुझे तहत में आता नहीं था उस ज़माने में, और ओके। थोड़ा तहत में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता था मुझ में, इसमें आपको पकड़ ज्यादा अच्छी और लगती है। इसमें मुझे ये था कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझ में ज़्यादा था। जी। और मेरी आवाज़ कुदरत ने ऐसी अच्छी बनाई रिकॉर्ड। है कि भाई मुझे मौका ही नहीं देता कोई कि आप तहत में जी शेर जी पढ़िए। जी जी मैं कोशिश भी करूं तो वो कहते हैं नहीं, तरन्नुम में पढ़िए। तो जी। बेहतर ये है कि पहले आप तहत में पढ़ें, फिर उसके बाद तरन्नुम में तो मैं पढ़ें, तो तरन्नुम बेहतर में पढ़। तरन्नुम में जो मेरी हाँ, पहचान है जी। वो पढ़ूं। और उसके बाद ये कि फिर मैंने जब दूसरी गज़ल शुरू करी तो वो गज़ल मेरी थी कि तो एक तरन्नुम में गा दीजिए ना सर। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए बढ़िया। मैं पढ़ देता हूँ। जी जी। ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियाँ जला देना, ऊंचे ऊंचे नामों की, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियाँ जला देना, जुल्म करने वालों की बस्तियाँ जला देना, क्या बात। जुल्म करने वालों की दर बदर भटकना क्या, दफ्तरों के जंगल में दर बदर भटकना क्या, दफ्तरों के जंगल में बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला क्या बात देना, है, क्या बात। बेलचे क्या बात। उठा लेना, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुँचता है,
फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुँचता है, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना, पहले अपने आंगन में। जुल्म के अंधेरों से तुम न हारना मंजर, जुल्म के अंधेरों से तुम न हारना मंजर, जब चराग बुझ जाए उंगलियां जला देना, जब चराग बुझ जाए। क्या बात है मंजर, ये भी वो 87-84 के आसपास की गजल है। क्या बात, बहुत खूबसूरत, तो बहुत वाकई में आपकी आवाज में तो अरे पहली बार शुक्रिया। ये मौका मिल रहा है कि मैं टीवी के अंदर ना घुस के बाहर आके आपको नहीं, सुन रहा हूँ, तो क्या बहुत- मजा ही अलग है साहब। बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। अब आपके इतना लंबा कैरियर रहा मंजर भाई, और इतनी आपके परिवार के बारे में बातचीत हुई, आपके अवार्ड्स के बारे में एक बातचीत करना चाहता हूँ। एक तो वो आपको एक, हम लोग जब से छोटे थे तो पेपर में पढ़ते थे कि साहब उनको चाबी दी गई, ही वाज अवॉर्डेड द कीज, है ना। तो आप जैसे आप ल्यूविले जो जगह है अमेरिका में, केंटकी एक जगह है, केंटकी जी सर, तो वहाँ के मेयर जो थे ग्रिग शेफर जो मेयर थे, वो उन्होंने आपको बाकायदा वहाँ की चाबी दी जी। तो ये क्या प्रथा क्या होती है, ये प्रोसीजर क्या होता है, सिलसिला क्या होता है, क्या एक सिंबॉलिक चाबी होती है? सिंबॉलिक चाबी होती है। देखिए होता ये है कि एक तरह का ये बहुत बड़ा ऑनर है जी, और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है, हिंदी और उर्दू वालों में पहला शायर मैं हूँ जिसे इस तरह का अवार्ड मिला, इस तरह से सम्मानित किया क्या गया बात, क्या अमेरिका में, कि मुझे बुलाकर मेयर हाउस में, और वो भी एक तारीख़ी जगह जहाँ मोहम्मद अली का जन्म स्थान हुआ, जो शहर मोहम्मद अली के हवाले से जाना जाता हो, मोहम्मद अली किले साहब के हवाले से, वहाँ पर, कैशियस क्ले, हाँ, तो उनके जो बॉक्सर थे, जी जी जी, उनके शहर में बुलाने के बाद एक मामूली से शायर को जो भोपाल से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी ज़बान मामूली छोटी सी ज़बान उर्दू है और हिंदुस्तान से वो गया हुआ है, एक फ़ोन आता है लॉस एंजलिस कि आपको हमारे शहर में आना है। मैं जब वहाँ चला जाता हूँ तो मुझे पता चलता है मेयर ऑफिस जाना है, तो मेयर ऑफिस जाता हूँ मैं, बहुत सारे लोग, 100-200 लोग थे वहाँ पर, जी जी, 100-150 के करीब, शहर के जो बहुत ही माने जाने बुद्धिजीवी और व्यापारी और मुख्तलिफ़ फील्ड के लोग, अच्छे प्रोफेसर, लेक्चरर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, इस तरह की गैदरिंग होती है वहाँ पे। उनके सामने मेयर साहब मेरे बारे में बोलते हैं। भाई बहुत मुबारक हो। देखिए सर, सम्मानित, इतना तो मुझे भी नहीं और तमाम दर्शकों को नहीं मालूम होगा हाँ, कि आपको इतना बड़ा अवार्ड तो मिला। बहुत, और दूसरी चीज, आप एक प्रथम पहल आदमी हो एक कलाकार की हैसियत से जो लिखते हैं, जिनको ये अवार्ड दे गया, तो बहुत मुबारक तो हो। ये मुझे नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, यहाँ के तमाम ही लोगों के लिए, नहीं, भोपाल नहीं, के सर, लिए, हिंदुस्तान के क्यों लिए आप बड़ी बात आप थी। यूं क्यों लेके चलते हो ये अवार्ड? आपके लिए क्या अवार्ड, हमारे लिए नहीं? बिल्कुल क्या ये आप ही अवार्ड के भोपाल लिए, के लिए नहीं है? क्या मध्य भोपाल ही प्रदेश, के लिए, क्या इंडिया के लिए नहीं, पूरे भाई हम हिंदुस्तान के लिए? बिल्कुल ये अवार्ड उन्हीं के लिए है ना, तो ये बहुत बड़ी उर्दू बात का है सर, ये तो बहुत मंजर भोपाली का ज़ाती, इसमें कुछ भी नहीं बहुत है, बड़ी बात है। आपकी मोहब्बतों ने यहाँ नहीं नहीं तक साहब, बहुत पहुँचाया। बड़ी बात है। ये वर्ष 2017 की बात रही। जी, 2018 में आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश से नवाजा, वो कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए शिवराज सिंह चौहान तो मेरे अपने बहुत ही करम फरमा है, जी बड़ी मोहब्बत करते हैं, जी, और ईमानदारी की बात यह कि मेरे 13-14 साल से उनसे ताल्लुक़ात हैं। जहाँ मिलते हैं वो मुझसे 100 आदमी भी उनके साथ हों, वो मुझे बड़ा एहतराम, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। क्या बात है, और जब मैंने उनके हाथ से ये अवार्ड लिया तो ऐसा लगा कि मैंने किसी अपने भाई से क्या बात, उसकी जागीर मेरे हवाले कर दी उसने अपनी। क्या बात, क्या बात। तो ये बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे याद रखा, उन्होंने मुझे अपने हाथ से एक अवार्ड दिया, जो मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पल है। नहीं, बड़ा एक अहम अवार्ड भी है सर, जी। प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश बड़ी चीज है, बड़ी चीज है।
इसके अलावा भी मंजर भाई आपको 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया मुझे गया है। तकरीबन 70-80 अवार्ड मिले हैं। उसमें को खास भीम रत्न अवार्ड ये रखी है ट्रॉफी, जी, ये तो खैर हम है ना। आशिफ से लेके इनकी एक फोटोग्राफ लेंगे नहीं, ही ये भीम रत्न जी। अवार्ड था जो मुझे नागपुर में मिला। जी जी जी। और इसके अलावा मुझे अभी जो अवार्ड मिले वो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने भी एक अवार्ड जी, दिया, जी, जी। शादा। इसके अलावा लखनऊ में भी मिले, ऑस्ट्रेलिया में मिला, वाशिंगटन डीसी में मिला, आपके लॉस एंजलिस के शेरिफ ने मतलब मुझे all over दिया। the globe, जिसे कहते हैं पूरे दुनिया मुझे भर से 70 के करीब अवार्ड तो मिले हैं पूरी दुनिया से। क्या बात, पाकिस्तान क्या कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ से तकरीबन मैं गया हूँ और वहाँ पे मुझे उन्होंने सम्मानित नहीं किया। कभी हल्की सी एक जो होती है ना, गीतांजलि अवार्ड मिला मुझे वहाँ पर लंदन में। जी तो मगर ये कि मैं सीधा आदमी हूँ, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं है, अपनी शोहरत को अपने कमरे में ही रखता हूँ ज़्यादा। ये नहीं कि साहब मैं बहुत बड़ा हो गया। ये तो मेरे मरने के बाद लोगों को एहसास होगा कि कोई आदमी था जिसने खामोशी से अपने शहर का नाम भी किया और अपने शहर की खिदमत क्या बात। तो हम आपके शोहरत वाले कमरे में बैठे हैं अभी। नहीं, नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। मेरी कई किताबें आई मेरी। देखिए, ये भी है कि आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से जी, मेरे जी, चाहने जरूर, वालों जरूर, तक पहुंचना जरूर, चाहिए जरूर, जरूर। कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, मगर वही मैंने कहा ना कि मैंने बताइए कभी ना। जिक्र नहीं किया। अच्छा चलिए साहब, ये वक्त है, मैं पूछ रहा हूँ देखिए, आपसे। एक काम जो किसी ने नहीं किया, बताइए किसी ने नहीं किया। बताइए बताइए। मैंने तकरीबन 1000 पेड़ लगाए। क्या बात, क्या बात। और मेरी बेगम तबस्सुम मंजर और हमने 96 में जी एक छोटी सी ज़मीन ली, वहाँ पे सिर्फ पेड़ लगाए जहाँ हमारे पास पानी भी नसीब नहीं था उन पेड़ों के लिए। हम दूसरों से पानी लेते थे जी गर्मी में ख़ास तौर जी। से। और वो पेड़ आज मेरे पास तकरीबन 1000 पेड़ मेरे फार्म हाउस पे लगे होंगे। क्या वो अलग ही वो है। ये पेड़ कौन सी वैरायटी के हैं मंजर भाई? मुख्तलिफ, जहाँ मैं गया। जी और मैंने कहा हमने सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाए बल्कि पूरी दुनिया में जिन लोगों ने पेड़ों पे शेर कहा है जी। उसकी पुस्तक भी छाप ली इंतखाब करके। क्या तो बात वो है। कहने लगे यार ये तो बहुत बड़ा काम किया। क्या फिर बात। मैंने वो किताब साये में चले आओ उनको दी। क्या फिर से वहाँ बताइए, किताब का नाम क्या है? साये में चले आओ। साये में चले आओ। इसी तरह हमने बेटियों पे, लोग सिर्फ नारे दे के रह जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय मोदी जी ने जब ये बात करी तो मेरे जहन में ये बात आई। मैंने माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब से कहा कि साहब इसमें बड़ा काम हो सकता है, कल्ला मंजर भाई कीजिए। मैंने उस पर भी शायरी करी जी और बेटियों पे बाकायदा मेरी बहुत मशहूर शायरी है और उसके ऊपर भी किताब लाया बेटियों के लिए। जी। तो मैंने बहुत से काम किए। पानी के ऊपर मैंने किताब लेके आया कि जल बचाइए। जो आपका काम है, आप शायर हैं, सिर्फ शायर ही नहीं है। आपको अगर कुदरत ने कलम दिया है तो आप सिर्फ गज़ल क्यों लिख रहे हैं? आप समाज में जो कमियां नज़र आ रही हैं आप तनकीद मत करिए, आलोचना मत कीजिए कि साहब ये सियासत में ये तो रोज़ आलोचना होती है कि साहब वो उनका काम है। जी। आपके पास जो कलम है आप उसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आज का हमारा शायर क्या है, माफ़ कीजिएगा, बड़े से बड़े नाम, सुबह से शाम तक वो अपने आप को गज़ल के या अपनी शायरी के हवाले से नहीं बल्कि कोई ना कोई जुमला ऐसा बोलेंगे जिससे दोनों समाज के लोग उनसे खफा हो जाते हैं। टीआरपी रेटिंग बढ़ती है। मगर उससे क्या फ़ायदा, हम शॉर्ट लिव्ड रहता है ना। समाज में दरार डालना शायर का काम नहीं है, बहुत खूब, दिलों को जोड़ने का काम शायर का होता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बोली मंजर भाई, बहुत अच्छा सुन के बहुत अच्छा लगा आपका ये। अच्छा, अब एक अपन अनजान की तरफ आ रहे हैं साहब, अपना एक छोटा सा टॉक शो जो करते हैं अपन। आपकी एक छोटी सी चीज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं फ्रैंकली पूछ सकता हूँ? जी जी, बुरा मानेंगे तो आप जवाब नहीं नहीं कोई नहीं, आप जो समझ। मैं तो साहब नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, बिल्कुल आप तो बिल्कुल ज़हन और दिल से पूछता हूँ आपसे। मैंने देखा है कि कल्चर विभाग हो गया या टूरिज्म विभाग हो गया या बाकी यहाँ के जो गजल कहने वाले जो शायर हैं आपसे खफा रहते हैं। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। कल्चर विभाग में हम लोग देखते हैं क्योंकि एक्टिव रहते हैं और कमेंटेटर हैं और हमारा एक चैनल चलता है, तो उसमें मंजर भोपाली साहब का नाम अक्सर कम दिखाई देता है। क्या वजह? देखिए, एक तो मेरी बदनसीबी ये है कि मैं अपने शहर में कम रहता हूँ। मुशायरों में या कवि सम्मेलन में शहर से बाहर या फिर कंट्री से बाहर, साल में 6 महीने तो मैं अमेरिका, इंग्लैंड में 32 बार अमेरिका होके आया। बताइए सर। 18 बार ऑस्ट्रेलिया गया। क्या यही एक वजह है कि और नहीं, ये तो है ही, ये तो जब मैं शहर में नहीं हूँ, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कैसे बुलाएंगे लोग। दूसरी वजह ये है कि हर आदमी की बदकिस्मती ये होती है कि उसके चाहने वाले भी होते हैं और उसको ना चाहने वाले भी होते हैं। तो ना चाहने वाले इर्द गिर्द ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कुछ भर दिया होगा।
मुझे सफाई देने का मौका नहीं दिया होगा। आपकी तरफ से तो ऐसी नहीं नहीं बेरुखी नहीं है या नाराजगी नहीं है? मेरी तरफ से होती तो मैं सीएम साहब का प्रोग्राम में क्यों जाता? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तरफ से होती तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी के लिए क्यों बात करता? जी। मेरी तरफ से होती तो मैं अभी उनका बयान आया था अपने आरएसएस चीफ साहब का, क्या नाम है, भागवत जी का, जी। तो मैंने उसका भी फेवर किया था अपने फेसबुक पेज पे। मतलब ये चीज क्लियर है कि नाराजगी आपकी तरफ से नहीं है, आपको नहीं, नाराजगी तो उधर से भी नहीं है, नाराजगी मेरी तरफ गलतफहमी है। किसी ने गलतफहमी डाल दी है कि मंजर भोपाली ने ये बोला, जबकि मंजर भोपाली ने कुछ बोला ही नहीं है, मगर इसकी वजाहत करने का मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा। मुख्यमंत्री को मालूम है, नरोत्तम मिश्रा साहब को मालूम है, जी। और जो भी मेरे दोस्त हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं कि मैं कोई अजनबी आदमी हूँ या लोग सभी मुझसे नफरत करते हैं या मैं कोई ऐसा हंगामेबाजी का कोई जुमला बोला हो। कोई ला के तो बताए भाई कि मैंने किसी के बारे में या उसकी शख्सियत के बारे में कोई शेयर कहा है। कि ये इस गलतफहमी के कारण आपको नहीं वजह ये है कि लोगों को ये डर हो गया था बीच में, देखिए कि जी। कोई मैं बड़ी पोस्ट पे उर्दू एकेडमी में नहीं चले जाऊं, अध्यक्ष नहीं बन जाऊं, कहीं मैं और अवार्ड नहीं हासिल कर लूं। तो भाई मैंने कहीं आपको बायोडाटा दिया हो, किसी से बात करी हो, किसी मंत्री साहिबा के खिदमत में हाजिर होकर कोई बात करी हो, मैंने तो कभी गया ही नहीं, मुझे तो लोग जानते भी नहीं है। चाहता हूं कि अगर आपके जैसा शायर अगर अवार्ड का हकदार भी है तो उसमें खराबी क्या है? देखिए अवार्ड तो मिलना चाहिए हर आदमी को। मुझसे अच्छे लोग हैं शहर में, पहले उनका हक बनता है, दीजिए आप उनको, बिल्कुल दीजिए, अच्छी बात है। मगर जिस रोज़ मेरा हक बनेगा उस रोज़ फिर आपको हक नहीं है कि मेरा अवार्ड काटें। मगर होता यही है कि जब मेरा नाम आता है या मेरा जिक्र होता है तो लोग न जाने क्या क्या बात बोल देते हैं, और लोग मुझसे पूछते भी नहीं है। क्या मैं अभी भी नहीं समझ पाया क्या बोलते हैं? क्या आप एक मुशायरे में क्या कुछ गलत चीज बोलेंगे? नहीं, देखिए मुझे जहाँ तक लोगों ने अभी बताया, जो मैं कभी वजाहत नहीं करता, वो मेरा एक केस चल रहा है वहाँ पर, उन्होंने ही लगाया उर्दू एकेडमी वालों ने, तो उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है उस जुमले से। क्या आपने खुद वो ऐसा जुमला उन्होंने बोला कि साहब हमारे ऊपर बोल दिया भाई, या कल्चर डिपार्टमेंट पे बोला, तो मैंने कहा भाई आपने खुद अपने आप से छपवा लिया, वो सारी चीज़ें आपने प्रेस नोट मेरे पास तो रखे हैं ना सबूत, आप मुझसे मांगिए तो, कि भाई आप खुद प्रेस नोट देख के भेज रहे हैं और उसके बाद कर रहे हैं इसे छापिए। प्रोग्राम हो रहा है 6 तारीख को, और आपके अखबार में न्यूज़ छप रही है 14 तारीख को। मतलब एक गलतफहमी का गलत, असल में वजह ये थी कि उस ज़माने में सीएम मुझसे बहुत करीब थे, और कोई सीएम चाहते थे कि कोई जिम्मेदारी मुझे दे दें, और मैं चाहता था कि मैं किसी भी जिम्मेदारी से दूर रहूं। मैं इस जिम्मेदारी का आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं हर आदमी को कहीं भी बैठने के बाद किसी भी आदमी के साथ ना तो नाइंसाफ़ी होते देख सकता, ना मैं फेवर कर सकता था, तो मैं अपने आप को बचाता रहता हूँ। इसको यूं कंक्लूड करता हूँ मंजर भाई कि एक मेजर कम्युनिकेशन गैप है, और ये भी हो सकता है जैसे आपने बोला कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के थोड़े करीब आ रहे थे, तो उसके तो मैं अब भी हूँ। अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने पेड़ लगवाए ना, दरख्त। अगर मैंने कुछ बोला होता तो सबसे बड़े तो मुख्यमंत्री है ना, वो क्यों बुलाते अपने साथ? 10 जगह उन्होंने मुझे बुलाया, जहां मुझे देखा वहां से 22 पे से नाम लेके मंजर भोपाली साहब यहाँ मौजूद है इस सभा में। तो सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री मुझे मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो जो साहब मेरा नाम काट रहे हैं या जो साहब मुझे एकेडमी में नहीं आना, अच्छा मुझे क्या करनी साहब? कुकरेजा भाई ये बताइए, मैं दुनिया का वो आदमी हूँ, मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि जिसके बगैर मुशायरा हो ही नहीं सकता। बड़े मुशायरे में दुनिया का कोई भी मुशायरा हो, नाम मेरा आएगा। मैं दुनिया का वो आदमी हूँ, आज बता रहा हूँ, कि जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बाहर गया है और अपने दोस्त शायरों को बाहर लेके गया है, आज बता रहा हूँ मैं ये आपको। और दुनिया का वो आदमी हूँ जो इसके पास बाहर के ज़्यादा अवार्ड मौजूद हैं। दुनिया का वो, यानी भोपाल का मैं वो शायर हूँ जिसके पास 12 से 13 किताबें हिंदुस्तान पाकिस्तान से छपी हैं हिंदी और उर्दू में, जिसकी किताब को कपिल देव की तंजीम ने भी छापा और उसका बहुत बड़ा रस्म इजरा किया। तो सवाल ये है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है कि मैं शोहरत के लिए मुशायरे पढ़ रहा हूँ या दौलत के लिए मुशायरे पढ़ रहा हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ मौजूद हूँ। मगर आप ये कहें कि मैंने किसी से के बारे में कोई जुमला कहा है तो मैंने नहीं कहा। बिल्कुल, आप पॉइंट नोटेड साहब, अपन इस चीज को समाप्त करें। मैं तो इसलिए पूछा क्योंकि मैं भोपाल का रहने वाला हूं। नहीं ठीक किया, और हम देखते हैं अच्छा हमें भी एहसास होता है कि यार हमारे शहर में हमसे मामूली लोग आके यहीं मिलते हैं जी, वो भी यही सवाल करते हैं, तो भाई क्या जवाब दें? कोई बात भाई मैं जाके वहां खड़ा तो नहीं होऊंगा कि साहब मुझे आप मुशायरा दे दीजिए, मुझे अवार्ड दे दीजिए। देखिए मतलब जवाब मिल गया
है ना। जवाब मिल गया, और समझने वाले के लिए इशारा काफी होता। बस। आपने तो काफी। और अब जो केस हमारा अदालत में है, जी। हम उस पर कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। नहीं चलिए साहब, वो एक है हमारा, ना? वो अदालत का मामला है, अदालत में ही बहुत आओ। बिल्कुल, वी ऑल रिस्पेक्ट दी बिल्कुल। कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ इंडिया, बिल्कुल। और हम उसको सदा रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। हमें महसूस होता है कमरे में बैठकर अकेले शायरी करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो लोगों की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, आखिरी सांस तक खिदमत करते नहीं रहेंगे, साहब। और दुआ यही करते हैं अपने ईश्वर से कि जिस रोज़ हम गलत लिखने लगे उस रोज़ हमारे पेन की जो स्याही है वो ही सुखा देना हाँ, तू, नहीं, नहीं, ऐसा उसको इस लायक ही नहीं लिखने देना आप- हमें। आप- अच्छा लिखें, जी। अच्छा लिखते लिखते ही जाएं, और तो बेहतर है। अगर कोई जुमला इस तरह लिखें जिससे हमारे दूसरे लोग नाराज़ हों या हमारी कम्युनिटी के लोग नाराज़ हों, तो उससे बेहतर है कि अल्लाह हमारे हाथ से वो कलम छीन। और जैसे आपने कितना बढ़िया बोला कि किसी की भी खिलाफत लिखने के पहले अल्लाह मेरी जो पेन है कि शाही सुखा दे। मैं एक गीत सुनाता हूँ, ये मेरा बहुत मशहूर जी गीत जी, है, अरे नहीं, गाइए ना मुझे। और ये गंगा पे मैंने गीत कहा है। जी और मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि मैं ताजमहल मेरे मुल्क की पहचान नहीं है, जी कुतुब मीनार मेरे मुल्क की पहचान नहीं है। जी। मेरी मुल्क की शनाख्त और मेरी अज़मत, मेरी शान जो है वो गंगा है। क्या बात, क्या तो बात। मैंने एक गीत कहा था जिसे पूरी दुनिया ने बहुत पसंद किया। अब तो रहे नहीं, हमारे अटल जी ने भी मुझसे लखनऊ में सुना था, लालजी टंडन के घर पे जी, वहाँ जी, के जी। जी। तो वो सुनाता हूँ मैं आपको। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी, इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। और बंद देखिए, धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से ना हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। काश्मीर वाले हो, दिल्ली के जियाले हो, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। तो इसी के साथ मैं मनोज कुकरेजा मंजर भाई के साथ घर में बैठा हुआ हूँ। मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। मुझे उम्मीद है मंजर भाई का ये शो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। बहुत नमस्कार, शुक्रिया। जय हिंद। आदाब।